स्वागत है। और इस बार फिर जो है हम लोग मॉड्यूल 2 का वायर जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग और टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल के बारे में पढ़ाएंगे। जो क्वेश्चन छूट गया था उसको हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और ये पार्ट बी में आ रहा है, इसको कंटिन्यू करते हैं। जो भी क्वेश्चन बच गया है उसको अच्छे से देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रहा आपका क्वेश्चन, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? तो व्हाट इज द कॉज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग? तो कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट कब होता है? जब उसमें हम पर्याप्त हीट नहीं देते हैं। जब उसमें हम पर्याप्त हीट नहीं देते हैं तो वो जो है मेरा कोल्ड सोल्डरिंग डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा अपर्याप्त ऊष्मन। अब अगला क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का जोड़ अधिक तन्यता तनाव के लिए उपयुक्त है? हम हमेशा बार बार रिपीट किए हैं, जब भी उच्च तन्यता का आएगा हम लोग आंख बंद करके वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट देंगे। इस ज्वाइंट का देखिए क्या है, एक तार ऐसे गया है, ऐसे ऐसे कर दिया है, दूसरा तार इधर से आया है, उसको ऐसे ऐसे घुमा दिया है। ये तार जो है हमेशा हाई टेंसिल स्ट्रेस को सहन करने के लिए सक्षम है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वेस्ट यूनियन ज्वाइंट। ऑप्शन हो गया सी। अब देखिए यहाँ पूछा है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो और अब हम समझते हैं अर्धचालक क्या होता है। चालक और कुचालक, चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह करती, कुचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं करती। मतलब कि ये हो गया कि जिसमें बिजली प्रवाह करे उसको चालक कहते हैं, जिसमें बिजली प्रवाह ना करे उसको कुचालक कहते हैं। और अर्धचालक दोनों के बीच के मटेरियल को अर्धचालक कहते हैं, जिसमें आपका आंसर होगा जर्मनियम, आंसर डी। अब यहाँ पर पूछा गया है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? अब बिजली की मात्रा का इकाई समझते हैं। तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं, ओम्स लॉ से जानते हैं I इक्वल टू वी अपॉन आर, और एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये करंट की प्रवाह दर को, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर को करंट कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की मात्रा को दर्शाते हैं। तो ये Q जो है बिजली की मात्रा को दर्शाते हैं। ये जो Q है, ये Q वाला जो है Q बिजली की मात्रा को दर्शाते हैं। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, Q इक्वल टू करंट इंटू टाइम, जिसको एम्पियर इंटू सेकेंड बोलते हैं, उसको एक कूलम बोलते हैं। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का यदि लेंगे बिजली की मात्रा तो वो कूलम में आता है, और एक कूलम जो होता है किसी भी मटेरियल में एक सेकेंड में कितना एम्पियर करंट जाता है उसी को एक कूलम कहते हैं। तो इसलिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का आंसर होगा बी, कूलम। अब देखते हैं भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? तो सर्विंग परत क्या है? ये बाहरी पोर्शन को सर्विंग कहते हैं। तो सर्विंग परत का उपयोग क्या है? इस आर्मरिंग को वायुमंडल स्थिति से बचाता है। ये आर्मरिंग जो है वायुमंडल के स्थिति से बचाता है, ये सर्विंग। तो ऑप्शन होगा आपका डी, आर्मिंग को वायुमंडल स्थिति से बचाना। तो आंसर हो गया आपका डी। गुथे हुए कंडक्टर को ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? ये गुथा हुआ कंडक्टर है, ये ठोस कंडक्टर है। तो इसका फायदा क्या है? ये गुथा हुआ कंडक्टर जो है ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, क्योंकि ये एक से अधिक तार से बना हुआ है और ये एक ही है, तो ये कम फ्लेक्सिबल होगा। तो ये आपका फ्लेक्सिबल होगा, मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला, आंसर बी। अब यहाँ पर पूछा गया है इस औजार का क्या नाम है? तो इस औजार का नाम हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इस औजार का नाम है क्रिम्पिंग टूल। इस क्रिम्पिंग टूल का क्या है?
लूज कनेक्शन के संयोजकों को टालना, जो लूज कनेक्शन होता है इसको ये बंद करता है। ये आपका आंसर हो गया सी। अब अगला क्वेश्चन, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? ये डीप सोल्डरिंग है, इससे इसका उपयोग क्या है? पीसीबी के छोटे भागों को सोल्डरिंग, यहाँ पर जो पीसीबी के छोटे भागों का सोल्डरिंग इसमें किया जाता है, इसलिए आंसर होगा सी, पीसीबी के छोटे भागों की सोल्डरिंग, इसलिए आंसर हो गया आपका सी। अब फिर इससे पूछा गया ठोस चालक के गुथे हुए चालक की तुलना में हानि क्या है? ये ठोस चालक है, ये ठोस चालक है और ये गुथा हुआ चालक है। तो गुथा हुआ चालक जो है फ्लेक्सिबल होगा और ये ठोस चालक जो है फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो डिसएडवांटेज इस क्या हो गया? ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये लेस फ्लेक्सिबल हो गया है, ऑप्शन हो गया बी। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? अब किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ आपको याद रखना हो केरेलाइट सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? नियॉन लैंप जो जलता है उसका विद्युत धारा का प्रभाव को क्या कहते हैं? हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि ये नियॉन लैंप है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा उसको गैस आयनाइजेशन इफेक्ट कहते हैं, इसको गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। इसी गैस आयनाइजेशन इफेक्ट के कारण जो है आपका नियॉन लैंप जलता है, इसलिए ऑप्शन होगा डी, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट के कारण नियॉन लैंप आपका जलता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो आप देखिए इस सोल्डरिंग विधि में जो है आपको एक टेम्परेचर टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के सोल्डरिंग को हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग बोलेंगे, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा डी। इसमें कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो हम लोग सिंपल सा देखते हैं, यहाँ पर वोल्टेज जो है 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस जो है 6 ओम है, और हम लोग ओम्स के नियम से जानते हैं I इक्वल टू V अपॉन आर, I इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्टेज दे देंगे 12 और ये दे देंगे 6, तो हो जाएगा 2, यही 2 एम्पियर आपका आंसर होगा सी, 2 एम्पियर सी। XLPE का पूर्ण रूप क्या है? तो XLPE का फुल फॉर्म जो होता है क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन। तो हम लोग जो है ऑप्शन देंगे सी, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन। अब देखिए माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? अब माइक्रोमीटर का पाठ्यांक को समझने के लिए ये मेन स्केल रीडिंग है, ये मेन स्केल रीडिंग है और ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग पहले समझते हैं। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग में 4 है, 4 के बाद एक और है तो 4.5 है। तो मेन स्केल रीडिंग पे लिख देंगे 4.5, मेन स्केल रीडिंग पे लिख देंगे 4.5। अब सर्कुलर रीडिंग जो लेते हैं, सर्कुलर रीडिंग को कैसे लेते हैं? अब माइक्रोमीटर का जो है लीस्ट काउंट जो है 0.01 होता है, और यहाँ पर आपका 5 से है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो लेंगे, रीडिंग 5 गुना लीस्ट काउंट 0.01, ये हो गया 0.05। अब मेन स्केल टोटल रीडिंग जो है
मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, MSR प्लस CSR लेते हैं तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 4.5 प्लस 0.05 हो गया 4.55। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैट्रिक ग्रेजुएशन लेवल पे भी आता है, ITI लेवल में भी आता है, पॉलिटेक्निक में भी आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा माइक्रोमीटर रीडिंग लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? अब क्या है कि केबल बिछा रहे हैं और कोई संकीर्ण क्षेत्र है तो उसमें कौन सा विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रकार का डक्स पाइप लेते हैं जो कि संकीर्ण क्षेत्र में भी तार घुसा के कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका डक्स पाइप। ये डक्स पाइप हो गया, ये आपका आंसर हुआ। और रैक्स इन एयर, ये हवा में जो तार को जो है ऊपर छतरी पे लगाते हैं, तो इस तरह के बंडल को रैक बनाकर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कंजेस्टेड एरिया के लिए जो है ये डक्स पाइप का प्रयोग करके हम लोग वायरिंग करते हैं, तो आंसर हो गया बी। अब पूछा है प्रतिरोध के व्युत्क्रम की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को हम लोग जानते हैं ओम से, और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो मोह हो जाएगा, MHO मोह। तो हम लोग आंसर होगा ए, मोह। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को मोह से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब पूछा है एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? तो कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम पूछा गया। तो ये एक प्रकार से जो है, ये देखिए, ये मान के चलिए कि एल्युमिनियम तार है और इस एल्युमिनियम तार का कंडक्टिविटी पूछा गया है। तो कंडक्टिविटी जो है इस एल्युमिनियम का जो है 35 मोह पर मीटर होता है। 35 मोह, 1 मीटर में 35 मोह होता है कंडक्टिविटी एल्युमिनियम का, इसलिए 35 मोह पर मीटर। जिस तार का जितना ज्यादा कंडक्टिविटी वो उतना अच्छा। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हम लोग देखते हैं सोल्डरिंग करते हुए, तो हमेशा जो देखते हैं सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन के साथ जो है हम लोग देखते हैं। हम लोग कहीं भी रिपेयरिंग होता है, गाड़ी वगैरह भी रिपेयरिंग होता है, तो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करने का विधि को ही हम लोग ज्यादा देखते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा सी। अब इसमें पूछा गया इस पार्ट का नाम आप बताएं, इस पार्ट का नाम बताएं। तो अब हम पहले भी बता चुके थे कि ये सिसबास फार्मूला से है, और ये जो है कंडक्टर हो गया, ये इंसुलेटर हो गया, ये शीथ हो गया, ये बीडिंग हो गया, ये आर्मरिंग हो गया, ये सर्विंग हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है आपका इंसुलेशन का है। और इसको हम लोग लीड सेट में देंगे, आंसर होगा डी। अब यहाँ आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सूक्ष्म सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? कोर्स एक्सेस करंट। कोर्स एक्सेस करंट का पहले ये समझिए कि ये होता क्या है। कोर्स एक्सेस करंट होगा, कोर्स एक्सेस करंट होगा तो ये 0.81 क्षमता रहेगा, और क्लोज रहेगा ये 1.23 रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका क्लोज दिया है
तो 16 एम्पियर है, तो 16 एम्पियर को गुना 0.81 करेंगे तो वो आपका लगभग 13 एम्पियर के लगभग आएगा। तो इसलिए आपका आंसर होगा 13 एम्पियर। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। अब एक आपका एक लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है कि पीवीसी केबल है और उसमें लंबा समय तक यदि करंट प्रवाह होगा तो उसमें क्या होगा। तो उसमें क्या होता है, जब लंबा समय तक धारा किसी इंसुलेशन में जाता है तो उसका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस जो है घटने लगता है। कोई भी कॉइल है तो उसमें यदि लंबे समय तक जाएगा तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटने लगेगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। यदि भूमिगत अंडरग्राउंड केबल कर रहे हैं और उसमें यदि कोई प्रकार का लूप आ जाता है तो उसको किस प्रकार से जाना जाता है वो हम लोग समझेंगे। तो वो हम लोग लूप टेस्ट के मार्फत से पकड़ते हैं कि कोई भी अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट आ जाता है तो उसको लूप टेस्ट से जानते हैं। और लूप टेस्ट दो प्रकार का होता है, मूरे लूप टेस्ट, बर्ले लूप टेस्ट। इसलिए आंसर होगा ए। वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो वायरिंग के लिए कंडक्टर में जो है हमेशा कॉपर वायर यूज करते हैं। जब कॉपर वायर नहीं रहेगा तब हम लोग एल्युमिनियम यूज करते हैं। इसलिए आंसर होगा बी, कॉपर। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो धारा रेटिंग कारक यहाँ पर हम पहले बताते अधिक के लिए जो है 0.81 हो जाएगा। अधिक के लिए 0.81, आंसर सी। अब चालकता की इकाई क्या है। चालकता की इकाई क्या है, चालकता जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेजिस्टेंस को ओम में लिखते हैं तो कंडक्टेंस को मोह में लेंगे, MHO, मोह। मानक वायर गेज में तार के आकार को मापने की संभावित सीमा क्या है। ये जो है इसको हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। और स्टैंडर्ड वायर गेज में जो है सबसे छोटा और सबसे बड़ा नाप, तो सबसे बड़ा नाप 0 हो गया, सबसे छोटा नाप 36 हो गया, 36। इसका रेंज जो है 0 से 36 होगा। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। हम लोग देख सकते हैं कि गन टाइप का है इसको, इसलिए इसको ऑप्शन होगा सी, सोल्डरिंग गन। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है। तो डीसी वोल्टेज में जब भी पावर को दर्शाते हैं तो वोल्टेज इंटू करंट होता है, P इक्वल टू V इंटू आई। तो डीसी क्षेत्र में जब भी होगा तो वोल्टेज इंटू करंट होगा, बी, आंसर बी।